समय आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। मेरा नाम विनय है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रवेश विश्वकर्मा जी, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवेश विश्वकर्मा, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। क्या बात है, आपने तो एकदम हमारा जैसा बोला है। ओके, सो ऐसा लग नहीं रहा है कि डॉक्टर फिलहाल मौजूद है, मुझे ऐसा लग रहा है को आरजे हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू। तो सबसे पहले कि जैसा कि सब लोगों को पता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से आप हैं, तो हार्ट की और कुछ ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि लोगों में हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मतलब उनको चीज़ें क्लियर नहीं है कि ये होता क्या है आखिर। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करिए कि ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, रक्त संचार हमारे शरीर के ओवरऑल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। इसके लिए दिल को लगातार धड़कना पड़ता है और हर धड़कन के साथ आपका दिल, आपका हृदय ब्लड पर एक प्रेशर बनाता है। ये प्रेशर धमनियों में ट्रांसमिट होता है। इसी प्रेशर को हम एक्चुअली ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वही शरीर के अंग जिनके लिए ब्लड प्रेशर ज़रूरी है उनको नुकसान पहुंचने लगता है। इसी कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहते हैं। जी, तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, दो तरह के ब्लड प्रेशर लोग कंसीडर करते हैं। तो क्या अंतर है इन दोनों ब्लड प्रेशर में? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, इसको नापते हैं, तो दो अंकों की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 110/70 या 120/80। तो जो इसमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू है, जो नाप है, इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों से ही हम बताते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। नॉर्मल एक हेल्दी व्यक्ति में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक या इससे कम ही होता है। अगर इससे ऊपर ब्लड प्रेशर जाने लगे तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन जब ये 130 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक से ऊपर जाने लगे कंसिस्टेंटली, तब हम कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है और ये एक बीमारी की अवस्था आ गई है जिसमें आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। जी, तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है, कई लोगों को हमने ये सुना है, वो बोलते हैं 120-130 से अबव भी जा रहा है और 80 से बिलो भी जा रहा है। तो उसको लोग जो आमतौर पे, जैसा मैंने सुना है कि कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है जो 130 से अबव चला गया है, और जो 80 के बिलो जा रहा है वो लो ब्लड प्रेशर हो गया है। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को लोग हो सकता है मिथ भी हो कि ये मीठा खाओ, चॉकलेट खाओ, या फिर नमक की मात्रा कम कर दो या ये कर दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू तौर पे लोग यूज़ करते हैं, तो वो क्लियरिटी और हम चाहते हैं कि ये 130 के ऊपर जाता है तो वो ख़तरनाक होता है, 80 से नीचे जाता है तो वो ख़तरनाक होता है। तो इन दोनों चीज़ों को एक्चुअली मेंटेन करने के लिए एक्चुअली इसकी नॉर्मल जानकारी क्या है, लोगों को किस तरह से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? ये एक तरह का मिथ ही है कि अगर एक वैल्यू ऊपर जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर, एक वैल्यू नीचे है तो लो ब्लड प्रेशर। नहीं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू बढ़ जाए या दोनों बढ़ जाए तब भी आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर 50-60 के नीचे नहीं जा रहा है तो हम इसे लो ब्लड प्रेशर नहीं कहते। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर 100 के नीचे जा रहा है और आपको कोई परेशानी है तभी आपको परेशान होने की ज़रूरत है। यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 100 से 120 के बीच में है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। नीचे वाला ब्लड प्रेशर 60 से 80 के बीच में है तब भी आप बिल्कुल नॉर्मल है। इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, चाहे हो सकता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका नीचे वाला वैल्यू बढ़ जाए, 80 के ऊपर चला जाए तो भी आप हाइपरटेंसिव हैं। ऊपर वाली वैल्यू अगर 130 के ऊपर चली जाए तो भी आप हाइपरटेंसिव हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन या नमक बढ़ाकर या पानी बढ़ा करके आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते। बेहतर होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, उनकी सलाह लें और ये चीज़ पता लगाने की कोशिश करें आखिर ये जो चीज़ परेशानी हो रही है क्यों हो रही है, और उनकी सलाह अनुसार ही आप अपना इलाज करें। तो जो एक कॉमन मैन का क्वेश्चन होता है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे 130-120 से अबव अगर जाता है तो दोनों सिचुएशन में इनका जो रेशियो है वो बराबर के अनुपात में बढ़ता है, या फिर हो सकता है कि 80 वाला 80 रहे लेकिन 120 वाला 130-140 हो जाए? जी बिल्कुल, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कौन सी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। हो सकता है ऊपर वाला नॉर्मल हो और सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए, यानी कि 120-100 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला थोड़ा सा लोअर साइड में हो और सिर्फ ऊपर वाला बढ़ जाए, जैसे 160/70 हो सकता है।
ओके, तो चलिए ये चीज़ें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की दूर हो गई होंगी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसा कि आपने बता ही दिया कितना होता है, और ब्लड प्रेशर कितना हो कि हाई ब्लड प्रेशर कहा जाए ये भी आपने हमें समझा दिया है। सर, हाइपरटेंशन कितनी बड़ी एक्चुअली प्रॉब्लम है और इसके क्या-क्या ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं जिसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग हाइपरटेंशन और उच्च रक्तचाप की बातें तो करते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि कितनी बड़ी समस्या है। देखा जाए तो भारतवर्ष में ये एक बहुत आम समस्या बन गई है। हर तीसरा वयस्क इस वक्त इससे पीड़ित है या ग्रसित है। ओह! जी, और दुःख की बात है कि आधे से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, क्योंकि उन्होंने कभी हॉस्पिटल गए नहीं है, उन्होंने कभी ब्लड प्रेशर नापा ही नहीं। तो उनकी धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ते हुए वो बाकी सारे अंगों को उनके डैमेज करना शुरू कर देती है। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें भारतवर्ष में अकेले एक साल में करीब 16 से 17 लाख मौतें सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन या उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी भयावह बीमारी है। इनफैक्ट थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब भी लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर काफ़ी समय तक बढ़ा रहे तो चूँकि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर सारे शरीर के अंगों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर उन सारे अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जैसे आपके दिल की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से एंजाइना या हार्ट अटैक हो सकते हैं। दिल की मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। सिर्फ दिल को ही नहीं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट अंग जैसे कि ब्रेन, आपके स्ट्रोक या पैरालिसिस हो सकती है, आपकी किडनी फेलियर हो सकता है, आपको हमेशा डायलिसिस डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है, आपकी आँखों में रेटिनोपैथी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको आँखों की रोशनी जा सकती है। इसके अलावा बाकी नसों में जैसे हाथ पैर की नसों में भी ब्लॉकेज आ सकते हैं और ये सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होती कि ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमें हो रही है। कौन से नॉर्मली ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनको अगर लोग महसूस करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि ब्लड प्रेशर की कहीं न कहीं कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो रही है? कुछ लोग कहते हैं कि ज़रा सा मुझे झटका लगा, या लड़कियाँ हमने छिपकली को देख ली, हार्ट बीट बढ़ गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या लोग आमतौर पर चिल्लाते हुए भी कह देते हैं, ए मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये जो सिम्पटम्स हैं वो मैं आपको जानना चाहता हूँ कि किस तरह के सिम्पटम्स हैं जो शुरुआती तौर में लोगों को समझने चाहिए कि ये नुकसानदायक हो सकते हैं। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट इसका उत्तर भी उससे ज़्यादा अच्छा है। हाइपरटेंशन एक तरह का साइलेंट किलर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइपरटेंशन के ज़्यादातर मरीजों में कोई सिम्टम होते ही नहीं है, और जब आपके सिम्टम शुरू होते हैं इसका मतलब काफ़ी देर हो चुकी है या आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जब सिम्टम होने शुरुआत होते हैं तो सिर दर्द, सीने में भारीपन, कमर में दर्द, थकावट, सांस फूलना, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाना या पैरालिसिस के अटैक्स, इन चीज़ों के बाद ही लोग जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है उनका ब्लड प्रेशर 160/100 हो गया है या 180/120 हो गया है। जबकि अक्सर जब लोगों का ब्लड प्रेशर 140, 150 हो तो उनके कोई सिम्टम नहीं होते। इसलिए सिम्टम का वेट ना करें। ज़रूरी है कि 20 साल की उम्र के बाद कम से कम साल 2 साल में एक बार, अगर कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं या आपके घर में ब्लड प्रेशर रखी हुई मशीन है, तो आप खुद ही ब्लड प्रेशर चेक करके देख लें कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा चला। तभी आप ब्लड प्रेशर को सही समय पर डिटेक्ट कर सकते हैं और सही समय पर उसका इलाज शुरू कर सकते हैं, ताकि होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। जी, जैसे कि अभी हमने बताया कि किस तरह से ये ब्लड प्रेशर जो है एकदम से रिएक्ट करता है, हमें पता भी नहीं होता। तो ये ब्लड प्रेशर किन वजहों से बढ़ जाता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है? 90 से 95% लोगों में कोई खास वजह नहीं मिलती, चाहे जितनी जांचें करा लें कोई खास नहीं। लेकिन कुछ ऐसे कारक है, कुछ ऐसे कारण हैं जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जो इस ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह बन सकते हैं। जैसे एक बढ़ती हुई उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। मोटापा, सुस्त जीवन शैली, आजकल लोग कंप्यूटर पर बैठे काम करते हैं या मैक्सिमम काम मशीनें करती हैं, तो आपकी सुस्त जीवन शैली होती है। आपके डायबिटीज़ हो सकता है। स्मोकिंग या किसी भी फॉर्म में अगर आप टोबैको यूज़ करते हैं तो ये भी एक वजह बन सकती है। कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं, जैसे पेन किलर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं कुछ लोग, हर दर्द के लिए पेन किलर ओवर द काउंटर मिल रही हैं आजकल, किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है और वो ले लेते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ लेते हैं, इन सब की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ 5% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की खास वजह होती है, और अगर हम इन वजहों को ट्रीट करना शुरू करें तो शायद ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल में हो जाए। जैसे किडनी की बीमारी, अगर किसी की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई है तो हो सकता है थायराइड से रिलेटेड बीमारियां, हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां,
प्रेगनेंसी में, कुछ प्रेगनेंसीज़ में ट्रांजिएंटली ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जो प्रेगनेंसी के ख़त्म होने के बाद नॉर्मल हो जाता है। सो ये बहुत ही कम होता है जिसमें ब्लड प्रेशर टेम्पररी बढ़ता है और उसके प्राइमरी रीज़न को अगर हम ठीक कर दें तो ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाता है जी। मैक्सिमम चांसेस 90 to 95% चांसेस हैं कि कोई खास वजह नहीं मिलेगी और आपको अपने जीवन शैली को सुधारना होगा, दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेंगी जी। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? वैसे आपने बता दिया है कि बहुत देरी हो जाती है, लेकिन हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। एक रूटीन चेकअप, हमें अपना प्लान तैयार कर लेना चाहिए। 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद हमें अपनी बॉडी का चेकअप कराना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर ब्लड प्रेशर किसी को हो जाता है और ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, कभी भी आपको जब ब्लड प्रेशर हो जाए तो सबसे पहले तो उसको रिकन्फर्म करें। जिस भी सोर्स से आपको पता चला है, डॉक्टर ने अगर पता किया तो वो खुद ही रिकन्फर्म करेंगे कि वाकई में ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था या कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मशीन ने आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ बता दिया जी। अगर आपने खुद मेजर किया है तो एक दूसरे ओकेजन पर करीब 10 मिनट बाद या अगले दिन दोबारा से ब्लड प्रेशर चेक करके देख लें कि वाकई कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर आपके सिम्टम नहीं हो रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत जाएं, अपने डॉक्टर से मिले एंड अपने डॉक्टर को डिसाइड कर दें कि आपके लिए क्या बेहतर है। ब्लड प्रेशर हो गया है, इसका ज़रूरी नहीं कि आपकी दवाई शुरू ही हो जाएगी, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके ब्लड प्रेशर के लेवल के हिसाब से आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि क्या आपके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस यानी खान पान और जीवन शैली में बदलाव ही काफ़ी रहेगा या साथ में दवाइयाँ भी शुरू करें। हो सकता है दवाइयाँ शुरू हों, बाद में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, आपकी जीवन शैली इतनी बेहतर हो जाए कि ब्लड प्रेशर कम होने जाने के बाद ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो जाए। ये बहुत रेयर होता है लेकिन ऐसा हो सकता है। सो अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें। कभी भी नीम हकीम या अन्य शरीर के रिश्तेदारों की जो आपके डॉक्टर नहीं है उनकी सलाह से बचें। उसमें आपका कीमती समय बर्बाद होता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता ही रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि सही समय पर जल्दी से जल्दी सही आदमी के पास, सही डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराएं। एक बार हम आपको बता दें कि जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं, इस समय प्रोफेसर प्रवेश विश्वकर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी से। बहुत सारी हम हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये भी बताना चाहते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया है कि हर 25 ईयर्स के बाद 30 ईयर्स के आसपास के अगर हैं तो आपको एक रूटीन चेकअप अपना करवाना होगा और ये करवाना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी बॉडी में कहाँ किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो पहले ही हम इसको अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आगे कुछ दुष्परिणाम ना बन पाए। सर, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ऐसे में किस तरह से दवाइयाँ चलती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिसको एक बार ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई तो उसकी मेडिसिन ताउम्र चलती रहती है। क्या ये मिथ है या ये सच्चाई है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया 90 to 95% चांसेस हैं कि कोई अंडरलाइंग कॉज, कोई कारक नहीं मिलेगा। तो ऐसे मरीज़ों में अक्सर लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस की जाते हैं, साथ में दवाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो, अगर 140/90 के नीचे है तो हो सकता है डॉक्टर डिसाइड करे कि अभी कुछ दिन आप अपने डेली एक्सरसाइजेस करिए, नमक वगैरह कम कर दिए, खान पीन में अपने कुछ चेंजेस कर लीजिए और 1 महीने के बाद दोबारा मिल करके हमें बताइए कि आपका, तब हम चेक करें आपका ब्लड प्रेशर। अगर तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो शायद दवाई शुरू हो जाए। लेकिन आपका शुरुआती लेवल में ही अगर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ, जैसे 150/100 है, 140/90, तो हो सकता है डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में दवाइयाँ भी शुरू कराएं। और एक बार दवाई शुरू हो जाए तो मैं आपकी कोई गलतफहमी में नहीं रखना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि दवाइयाँ चलती रहती हैं। समय के साथ दवाइयों की ज़रूरत बढ़ सकती है, समय के साथ दवाइयों की ज़रूरत कम हो सकती है। अगर आप बहुत खुशकिस्मत हुए तभी आपकी दवाइयाँ बंद होंगी, वरना दवाइयाँ अक्सर चलती रहती हैं। जी, तो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि खान पान और जो हमारी जीवन शैली है, जिस तरह की जीवन शैली आजकल लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, देर रात तक जागना, फास्ट फूड पे डिपेंडेंसी, घर में खाना बनता नहीं है, बाहर के खाने पे डिपेंडेंसी हो गई है, बच्चे भी फास्ट फूड के शौकीन हो गए हैं। इवन टीनेजर्स तो कभी घर का खाना पसंद ही नहीं करते और फ़ोन में, मोबाइल में और इंटरनेट पे सर्फिंग करते करते कब घंटों गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। जीवन शैली की एक, या यूं कहें कि उन्होंने तो जीवन शैली को सोचा ही नहीं कि किस तरह से जीना है। तो ऐसे में एक डिटेल में आप बताइए कि एक स्वस्थ इंसान बने रहने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी को गुजारने के लिए किस तरह की जीवन शैली को अपनाना चाहिए? विनय जी, मैं बिल्कुल तारीफ़ करना चाहूँगा आपकी कि आपने बिल्कुल सही तारों को छेड़ा है। आपने एक तरह से मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है।
ब्लड प्रेशर से बचने का तरीका भी यही है, और एक बार ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट का भी तरीका यही है। वो सारी जीवन शैली सिर्फ मरीज़ हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नहीं है। जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है उनको भी यही जीवन शैली अपनानी चाहिए। इनफैक्ट हर किसी को, हर वयस्क को यही चीज़ें अपनानी चाहिए। एक बार आपके ब्लड प्रेशर हो जाए तो सिर्फ दवाइयों के भरोसे ना रहें। आपका अपने इलाज में अपने डॉक्टर के साथ एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक एक्टिव कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। जितना आपके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उससे कहीं ज़्यादा आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहली चीज़ शुरुआत करते हैं आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन से। ये शुरुआत होगी सबसे पहले संतुलित आहार से, आपके डाइट से। तो संतुलित आहार में सबसे पहले हम लोग हमेशा हमारी इंडियन मेंटालिटी होती है, हम परहेज़ की बातें करते हैं। तो मैं पहले गिनाना चाहता हूँ क्या चीज़ों के परहेज़ करें। नमक का ब्लड प्रेशर से एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, इसलिए नमक की मात्रा जितनी कम कर सकते हैं उतनी कम कर लें। इनफैक्ट इन नटशेल लो सोडियम डाइट या लो सॉल्ट डाइट। ओवरऑल 24 घंटे में आपकी सोडियम इंटेक 1.5 ग्राम पर डे से कम होनी चाहिए। 1.5 ग्राम यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें, एक आधे चम्मच जो आपकी चाय की चम्मच होती है उसके आधे चम्मच से भी कम नमक होना चाहिए पूरे 24 घंटे में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप लंच और डिनर प्रॉपर करते हैं तो केवल इतना मेंटेन करिए कि सब्जी में टेस्ट मात्र आए, उसके अलावा इंटेक आप मत करिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा, खाने के अलावा जो ऊपर से नमक होता है, जो सॉल्ट शेकर्स हमारे टेबल पे पड़ा होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कुछ भी हो ऊपर से हिलाया, 2-4 बूंद छिड़का और उसके बाद ही चाय खाने में मज़ा आ रहा है, तो ये इस आदत से बिल्कुल तौबा कर लेनी चाहिए। सॉल्ट शेकर को तो आप टेबल से बिल्कुल हटा ही दीजिए। इसके अलावा इतने से खुश मत होइए, आपका 70% जो आपका नमक का इंटेक है जो वो हिडन सोर्सेज से आता है, जिसमें आपको नमक नज़र भी नहीं आता, जैसे अचार, चटनी, पापड़। हम लखनऊ वाले खास करके चटोरी जीव वाले होते हैं, तो चाट वगैरह हमारे खाने में एक बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। आप जो भी खाना परचेज़ करते हैं, जैसे प्रोसेस फूड हो या कैंड फूड हो, जितना कम हो सकता है उतना करें, फास्ट फूड से बचें। और अगर कोई कैंड फूड यूज़ कर रहे हैं तो उनके लेबल्स पर ज़रूर ध्यान दें। सोडियम, सोडा या उसका सिंबल होता है Na, अगर ऐसी चीज़ जिनमें इसकी मात्रा मेंशन हो तो आप ओवरऑल कैलकुलेट कर लें कि आपका इंटेक किसी भी तरीके से 1.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो ही ये सोडियम की बात। इसके अलावा लो फैट डाइट यूज़ करें, सैचुरेटेड फैट कम से कम मात्रा में हो। आजकल सारे खानों में, खाने की चीज़ों में ट्रांस फैट की मात्रा मेंशन होती है, तो ध्यान रखें ऐसी चीज़ें जिनमें ट्रांस फैट कुछ थोड़ा सा भी प्रेजेंट है बिल्कुल ना लें। ट्रांस फैट की मात्रा लगभग 0 होनी चाहिए। रेड मीट अवॉइड करें। स्वीट्स, शुगर के हम लोग शौकीन होते हैं, इन सब चीज़ों से तौबा कर लें। खास करके जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, स्वीट एंड बेवरेजेस होते हैं, इनसे भी जितना पॉसिबल हो उतना दूर रहें, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी बॉडी में जाकर के फैट और ओबेसिटी को बढ़ाते हैं और आपका अंततः आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। परहेज़ के बाद जिस चीज़ की बात लोग नहीं करते और जो न जानना चाहते हैं वो ये है कि खाएं क्या। परहेज़ तो हो गया, लेकिन खाएं क्या। कुछ चीज़ों की मात्रा आपको बढ़ा लेनी है, जैसे कि फ्रूट्स, ढेर सारा फ्रूट्स लें। कम से कम एक बोल आपके हर डाइट में, एक बोल आपका फ्रूट्स का भरा होना चाहिए। हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां जितनी मात्रा में ले सकते हैं उतनी ढेर सारी लें। दाल, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स जैसे कि ओट और नट्स, आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, 2-4 पर डे आप ले सकते हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़, स्किम मिल्क यूज़ करें, टोन लें, डबल टोन मिल्क यूज़ कर सकते हैं, टोन दही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो रेड मीट जैसा मैंने कहा कि अवॉइड करें, लेकिन आप फैट और चिकन स्किनलेस, उसकी स्किन निकाल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 1 आध बार आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड भी ना हो। इसके अलावा ये तो हुई खाने की बात है। अब दूसरी चीज़ पे आता हूँ, एक्टिविटी। चूँकि हम सभी सुस्त हो चुके हैं, अगर ओवरऑल हमारा एवरेज देखा जाए तो हम सभी सुस्त जीवन बिता रहे हैं। दिन में कंप्यूटर पे काम करते हैं, घर पे जाकर के टीवी या लैपटॉप से चिपक कर बैठ जाते हैं। तो अपनी एक्टिविटी, एवरेज एक्टिविटी का लेवल बढ़ाना है। पर डे मॉडरेट एक्सरसाइज करें, 30 to 35 मिनट्स पर डे होना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करें। अगर किसी वजह जैसे आपके जोड़ खराब हैं या बूढ़े हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी है। तो एक्टिव, इन नटशेल एक्टिव रहना सबसे ज़रूरी है, रादर देन कि आप जॉगिंग कर रहे हैं और करीब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर साइकिल नहीं, आप मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत साइकिल भी चला रहे हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आजकल तो फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉचेस सभी के पास हैं, तो अगर आपके पास वो हैं तो कोशिश करें कि एटलीस्ट 8000 स्टेप्स पर डे चलें। और अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो 10 से 12,000 पर डे स्टेप्स होने चाहिए, तभी जाकर के आपका वेट कम होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि आपने भी अपनी बात में कही, तनाव। आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ है, सभी लोग टारगेट के पीछे भाग रहे हैं,
तनाव जितना कम हो सकता है उतना कम रखें। मेडिटेशन, योगा करें, खुश रहने की कोशिश करें, अपने टारगेट्स को छोटा छोटा बनाएं, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और अंदर से अंदरूनी खुशी महसूस करने की कोशिश करें। वज़न, जैसा मैंने कहा कि वेट रिड्यूस करें। 3 से 5 किलो भी अगर आप अपना वज़न कम कर लेते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। बहुत ज़रूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल लीन एंड थिन हो जाए। 3 से 5 किलो भी कम कर लिया, ये भी मोर देन इनफ होगा। स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं तो बिल्कुल जहर है, बिल्कुल बंद कर दें। दिन में 1 सिगरेट भी बिल्कुल नहीं, ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि अब तो मैं एक ही सिगरेट पीता हूँ, ये भी बंद कर दीजिए। अल्कोहल लेते हैं तो कोशिश करिए बंद कर दीजिए। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो पुरुषों के लिए 2 पैक से कम होना चाहिए, फीमेल्स के लिए 1 पैक से कम हो। और अगर आप नहीं पीते हैं तो प्लीज़ किसी के बहकावे में आके शराब पीना ना शुरू करें। बिल्कुल सही बात कही है आपने। कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर ने तो बोल दिया कि 2 पैक हो जाएं, तो फिर 2 पैक ही बहुत हो जाते हैं उनके। इसीलिए मैंने कहा कि अगर नहीं पीते हैं तो इस मुगालते में ना आए कि शराब पीना हेल्दी है, और बिल्कुल न लें। जी, ओके, तो बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई है कैसे हमें अपनी जीवन शैली को, अपने डेली रूटीन को अपना चेंज करना है। सर, अगर ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये समझने की बहुत ज़रूरत है और ये आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है कि एक बार दवाई शुरू होगी तो शायद ज़िंदगी भर चलती रहे। ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है, बहुत रेयरली बंद भी हो सकती है। बट ये इस चक्कर में न रहें कि दवाई बंद हो जाए, हम डॉक्टर शॉपिंग कर लें, इस डॉक्टर ने दवाई बता दी, अब किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, तीसरे डॉक्टर। लोग अक्सर ये करते हैं, इसके चक्कर में सालों साल अपना वेस्ट करते हैं। आप आयुर्वेदिक खाना चाहें बिल्कुल खाइए, लेकिन साथ में एलोपैथिक मेडिसिन अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई तो आप एलोपैथिक मेडिसिन लें। बाद में ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल हो जाएगा तो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन वैसे ही बंद हो जाएंगी। बट आप विंडो शॉपिंग के चक्कर में अपना कीमती समय और अपना स्वास्थ्य बर्बाद मत करिए। जब भी डॉक्टर आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब करे तो नियमित रूप से उसको लें, डेली उसी समय पर लगभग लें, 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है, और थोड़ा धीरज रखें। एक बार जब दवाई शुरू होती है तो ब्लड प्रेशर अचानक से कम नहीं होता, उसको कंट्रोल में आने में 2 से 3 हफ्ते हो सकते हैं, लग सकते हैं। कम से कम 2 से 3 हफ्ते तो आपको वेट करना ही चाहिए। डॉक्टर यूजुअली आपको महीने महीने पे बुलाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है उसकी डोज बढ़ाएं, या हो सकता है आपको 2 या 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो धीरज के साथ, धैर्य के साथ डॉक्टर की सलाह मानें और डॉक्टर अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू रखें। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई बंद मत करें। हो सकता है ये दवा आपको सूट न कर रही हो, डॉक्टर उसकी जगह रिप्लेस करके दूसरी दवाई शुरू करेंगे, बट आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाई चेंज करें। जो कई दवाइयाँ हमारे यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे पेन किलर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, डीकंजेस्टेंट, खांसी के सिरप लोग ऐसे ही लेते रहते हैं, या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप डॉक्टर की सलाह के साथ ही इन दवाइयों को लें, ताकि उनके इंटरेक्शन को डॉक्टर मैच कर सके। और सिर्फ क्लिनिक पे जाकर ब्लड प्रेशर चेक करने के बजाय घर पे भी एक बीपी मशीन खरीदें और घर पे अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते रहें। जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो ब्लड प्रेशर के चार्ट के साथ जाएं। वो डॉक्टर को हेल्प करता है ये समझने में कि आपका ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल हो रहा है या बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, और नियमित रूप से फॉलोअप जैसा भी डॉक्टर बताएं वो करते रहें। जी सर, मैंने ये भी बहुत सारे लोगों में देखा है जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हमें ऐसे सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, बट वो कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जिस तरह से मेडिसिन लिखते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए उनका चार्ट। कई मरतबा लोग ये देखते हैं कि अरे हमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, दवाइयों का खर्चा भी इतना आ रहा है, स्किप मार देते हैं, कभी 2-2, 4-4 दिन, एक वीक जो है दवाइयाँ नहीं लेते हैं। फिर अचानक से उनको जब मॉनिटर करते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हुआ दिखता है उनका। तो सर, ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो स्किप कर देते हैं दवाइयाँ? क्या ये एक रेगुलर उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या 1-2 बार कभी स्किप हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हुई है तो उसको नियमित समय से लें। किसी वजह से गलती से अगर ब्लड प्रेशर की दवा मिस हो गई, सुबह की दवा मिस हो गई, अगर आपको दोपहर में याद आया तो आप दोपहर में खा लीजिए। लेकिन अगर पूरा दिन गुजर गया तो अगले दिन 2 गोलियां एक साथ न लें, अगले दिन की डोज अपने समय पे ले लें। जानबूझकर डोजेस को मिस करके खेल करने की कोशिश न करें कि एक बार मिस करके देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, अगले दिन ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। हो सकता है ये इससे आपका मन बढ़ेगा कि एक बार और मिस करके देखें। आप बार बार, ये आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी दवाइयों को मिस करने की, आप लापरवाह हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर अचानक से नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे जब आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी तो कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ेगा,
और शायद चूंकि सिम्टम नहीं आते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब पता चलेगा तब तक शायद देर हो चुकी होगी। हो सकता है आपको हार्ट अटैक के साथ पता चले कि यार ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ गया, या पैरालिसिस का स्ट्रोक हो जाए। उस वक्त वो हारी हुई लड़ाई है, तब आप चाह कर भी पुराने समय में वापस नहीं जा सकते। इसलिए कभी भी इस तरह के खेल से बिल्कुल बचना चाहिए कि हम दवाइयों के बीच बीच में मिस करके देखें जी, नियमित रूप से लेते रहें। जैसे कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने की आपने बात कही कि घर पे डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन हम रख सकते हैं, अपना मॉनिटर कर सकते हैं किस तरह से ब्लड प्रेशर हमारा जा रहा है। नॉर्मल इंसान भी रेगुलर अपना ये चेकअप कर सकते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीनें अवेलेबल हैं इस समय मेडिकल स्टोर्स पे या जहाँ भी आप चाहें मिल सकती हैं, तो कितना रिलायबल है, किस तरह से हमें इन पर भरोसा करना चाहिए? जी, ये सवाल मैं अक्सर अपनी ओपीडी में पेशेंट्स के मुंह से ज़रूर सुनता हूँ। तो इनफैक्ट अब ये साइंस ने दिखाया है कि जो क्लिनिक में ब्लड प्रेशर नापा जाता है वो अक्सर नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो आपका घर पे ब्लड प्रेशर उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो डॉक्टर को एक्चुअली नहीं पता होता कि आपके घर पे ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है। तो समय के साथ अब ये बदलाव आया है, और जो घर पे ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। इनफैक्ट अब हम रूटीनली सारे पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप अपने घर पे, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ज़रूर खरीद लीजिए एक ब्लड प्रेशर मशीन। और चूंकि हम उसमें एवरेज नापते हैं, कई सारी मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, तो उसकी विश्वसनीयता अपने आप बढ़ जाती है। थोड़ा सा समय लगता है कि आप उसका ब्लड प्रेशर का कफ कैसे नापें, किस समय पर नापें। इसको सीखने में एक बार आपने किसी ट्रेनर से ये सीख लिया या डॉक्टर के डेमोन्स्ट्रेशन से सीख लिया, उसके बाद ये ब्लड प्रेशर की मशीन जो डिजिटल बीपी मशीन होती है, जो घर की जो ऑफिस में नापी गई, लगभग रिलायबल रीडिंग देती हैं जी। और एक बात मैं और एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, आजकल नई तकनीक इन्वॉल्व हुई है और नई नई ब्लड प्रेशर मशीन्स अवेलेबल हैं। तो जो ब्लड प्रेशर मशीन्स, इस तरह की ब्लड प्रेशर मशीन चूज़ करें जो 2-3 रीडिंग लेकर खुद ही एवरेज दें, वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं। लेकिन अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, चूँकि ये थोड़ी महंगी होती है, 2-3-4 हज़ार रुपये में आ जाती है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, पुराने वाली मशीन है जो सिर्फ एक रीडिंग देती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ही 1-1 मिनट के अंतराल पे 2 या 3 रीडिंग लेकर के उसका एक चार्ट बना लें। जब भी चार्ट बनाएं तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय पे नापें, 2-2 रीडिंग सुबह, 2 रीडिंग शाम को, और करीब कम से कम 1 हफ्ते का एक लगातार एवरेज। तो ये एक एवरेज बीपी चार्ट जो होता है, ये आपके डॉक्टर को काफ़ी मदद करेगा जी। इसी बात पे मैं कुछ टेक्निक्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, जो ब्लड प्रेशर नापते वक्त ज़रूरी है घर पे। पहली चीज़ तो ढीले ढाले कपड़े हों। आप कहीं से अगर चल कर आए हैं तो थोड़ी देर 10-15 मिनट रिलैक्स हों, उसके बाद ही ब्लड प्रेशर नापें। कम से कम आधे घंटे से आपने चाय, कॉफ़ी या कोई स्मोकिंग या उत्तेजक पदार्थ या उत्तेजना न रही, गुस्से में तुरंत है तो तुरंत ब्लड प्रेशर नापें। कम से कम आधे घंटे के बाद ब्लड प्रेशर नापें, बैठी हुई अवस्था में नापें, और जिस भी हाथ में आप ब्लड प्रेशर नापते हैं रोज़ाना उसी हाथ में नापिए। कफ कितना टाइट होना चाहिए? इतना ही टाइट हो कि आपकी एक उंगली मुश्किल से उसके अंदर जा सके। अगर 2 उंगलियां जा पा रही हैं, इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ढीला है, और एक उंगली भी अंदर नहीं घुसा पा रहे हैं, इसका मतलब ब्लड प्रेशर का कफ काफ़ी ज़्यादा टाइट है और ये एक रिलायबल रीडिंग नहीं देगा। जिनके पास मशीन नहीं है जो एवरेज देती है, तो मल्टीपल रीडिंग्स लें, उसका एवरेज नोट करते जाएं, या आप अलग अलग भी रख लें, डॉक्टर खुद ही एवरेज कर लेंगे। कम से कम 1 हफ्ते का लें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब डॉक्टर के पास जाएं तो ये चार्ट लेकर जाएं, और प्लीज़ उस दिन भी दवा खा करके जाएं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और जो आपने अभी मेज़रमेंट बताया कैसे लेना चाहिए, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब वो मेज़र करते हैं घर पे तो काफ़ी टाइट कर लेते हैं, कि जिससे कि एक्यूरेट है, एक मन में धारणा बना लेते हैं कि जितना टाइट होगा उतना अच्छे से वो मेज़र करेगा, और ढीला भी नहीं होना चाहिए। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से मार्केट में डिजिटल वॉचेस आ गई हैं, बैंड्स आ गए हैं, जो हम अपनी डेली एक्टिविटी को वहाँ पे करते हैं, तो ये जो यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शंस दिए होते हैं, तो ये क्या रिलायबल हैं? ये भी सही देते हैं रीडिंग? एक एवरेज परसेप्शन के लिए, एवरेज आइडिया के लिए तो ये डिवाइसेस अच्छी हैं, बट ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये रिलायबल नहीं है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सोलली या बिल्कुल उसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाएं। स्मार्ट वॉचेस या जो फिंगर वाली बीपी मशीन्स होती है उस पर बिल्कुल रिलाई ना करें। प्रॉपर जो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन है, जो कि आपके आर्म में, अपर आर्म में नापी जाती है,
वो रिलायबल है, आप उसी मशीन को यूज़ करें। जी, जैसे कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न इंडिया का एक जाना माना यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे डॉक्टर साहब जो कई तरह की ऐसी धारणाएँ लेकर आते होंगे जिनको सुनकर आपको लगता होगा कि अरे! इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो इस तरह की भ्रांतियाँ पाले हुए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो लोगों में अभी भी भ्रांतियों के तौर पर जीती जागती हैं? बिल्कुल, ब्लड प्रेशर को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसा मैंने पहले भी एम्फेसाइज़ करा कि इसमें कोई लक्षण होते नहीं हैं। तो लोग कहते हैं कि भई मेरा ब्लड प्रेशर तो बढ़ा है लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो दवाइयों की क्या ज़रूरत है? मैं अपना बस जीवन शैली अपनी सुधार लूँ, एक्सरसाइज़ कर लूँ, मुझे ब्लड प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। बिना ब्लड प्रेशर के, बिना सिम्पटम के भी आपका ब्लड प्रेशर आपके अंगों को नुकसान पहुँचा रहा है। ये बहुत धीमी प्रक्रिया है और अगले 2, 3, 4 साल, 5 साल के बाद आपको इसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आने लगेंगे, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह का कोई खिलवाड़ ना करें। आपका ब्लड प्रेशर अगर है, आपके सिम्पटम भले नहीं हैं, आप अपने डॉक्टर से ओपिनियन लें और उसके हिसाब से, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ होगा तो वो कहेंगे कि सिर्फ जीवन शैली सुधार कर लें, हो सकता है ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ा है तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक इसी तरह की चीज़ है, लोग कहते हैं कि भाई मैं अलग से नमक नहीं था, बस जितना घर पे बन जाता है उतना ही नमक लेता हूँ। तो जैसा मैंने बताया, आपका 70% नमक हिडन सोर्सेस से आता है। तो जो भी आप खाते हैं उसमें ज़रूर देखें कि नमक अलग से तो नहीं है, जैसे अचार, चटनी, पापड़, कैंड फूड्स, फास्ट फूड्स, समोसे, प्रोसेस फूड्स, इन सब में ज़रूर चेक करें कि एक्स्ट्रा नमक तो नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब मैंने तो चेंज करके अब सेंधा नमक कर लिया है, सेंधा नमक से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, नमक चाहे जो हो, चाहे वो सेंधा नमक हो, चाहे समुद्री नमक हो या हिमालय नमक हो, चाहे पिंक सॉल्ट हो, सारे नमक में 40% सोडियम होता है और यही सोडियम एक्चुअली आपको नुकसान पहुंचाता है। तो कोई भी नमक हो, नमक कम से कम होना चाहिए। आजकल एक लो सोडियम सॉल्ट्स आते हैं, ये थोड़े बेहतर हैं। उसमें सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड मिक्स किया जाता है, तो आपके सोडियम की मात्रा कम होती, तो ये ले सकते हैं। ये थोड़ा बेहतर ज़रूर है, लेकिन ये भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, ये भी कम से कम ही लें। एक और चीज़, जैसा मैं वाइन वाली बात बताई कि अगर आप वाइन नहीं लेते हैं तो प्लीज़ किसी के कहने पे वाइन ना शुरू करें कि फलाने डॉक्टर ने कहा था या वहाँ हमने टीवी शो में देखा कि वाइन से फ़ायदे होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर है। बिल्कुल नहीं। अगर आप लेते हैं तो बंद कर दीजिए या कम से कम कर लीजिए, और अगर नहीं लेते हैं तो बिल्कुल शुरुआत मत करिए। एक चीज़ और है कि डॉक्टर साहब हम तो घर पे ब्लड प्रेशर नापते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी 130 बताता है, कभी 126 बताता है, कभी 140 हो जाता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स की तरह ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चल रहे हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली बढ़ जाता है, आप सो रहे हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली कम हो जाता है, आप जगे हुए हैं तो नॉर्मली बीच में रहता है। तो ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये अब नॉर्मल है या नॉर्मल, ये अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, उसका डिसीजन खुद मत लीजिए। और जैसा आपने बताया कि कुछ लोग बीच में दवाइयाँ बंद कर देते हैं, खास करके ये टेंडेंसी तब आती है जब लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, साल भर लिया, 6 महीने लिया, 2-3 साल लेने के बाद लोगों को लगता है अब मेरा ब्लड प्रेशर 110/70 आ गया है, अब तो ये लो साइड में आ गया है, अब मैं दवाई बंद कर सकता हूँ। और पिछले हफ्ते हमने 2 दिन दवाई नहीं खाई थी तब भी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं। तो प्लीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आपका ब्लड प्रेशर 110/70 दवाइयों की वजह से है। तो अगर आप दवाइयाँ बंद कर देंगे तो कुछ हफ्तों के बाद ये ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा और फिर आपकी परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप अपना जीवन खुशहाल रखना चाहते हैं तो दवाइयाँ प्लीज़ कंटिन्यू रखें और बिना डॉक्टर की सलाह के इनको बंद ना करें। ये कुछ थी भ्रांतियाँ जो कॉमन है, इसके अलावा भी कई सारी हो सकती हैं जो जी, तो कहने का मतलब ये है जो मुझे अब तक समझ में आया कि फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत होता रहता है एज़ पर द एक्टिविटी। सो 110 से लेकर 120 तक हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ठीक है ब्लड प्रेशर में इतना फ्लक्चुएशन तो होता है, उधर 70 से 80 तक का हम इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। सर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, मुझे ऐसा लग रहा है जितने लोग हमें इस समय सुन रहे होंगे उनको डेफिनेटली बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। और वैसे भी हमें ये अपने आप से प्रण करना चाहिए कि आप अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं ताकि अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सके, अपने परिवार के लिए और खुद अपने लिए। सो सर चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा अपने श्रोताओं से, आपके श्रोताओं से कि ब्लड प्रेशर एक जानलेवा बीमारी है और जब आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया है, प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डाइट अपनी जीवन शैली के हिसाब से चेंजेस करें और अगर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं तो उनको समय से और नियमित रूप से लेते रहें। इन सब चीज़ों को अपनाकर आप आने वाले बहुत बड़े संकट से बच सकते हैं। हमको ये याद रखने की ज़रूरत है जब हम ब्लड प्रेशर ट्रीट कर रहे हैं या दवाई दे रहे हैं तो हम उस नंबर को कम नहीं लाना चाहते,
हम आने वाले हार्ट अटैक, आने वाले पैरालिसिस, आने वाले अंधेपन, आने वाले किडनी फेलियर को बचना चाहते हैं। तो अगर आप लार्जर पर्सपेक्ट पे ध्यान रखेंगे तो आप इन दवाइयों के लिए कमिटेड हो जाएंगे, और शायद यही एक तरीका है जिससे आप ब्लड प्रेशर को सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और अपने परिवार को और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और सारे श्रोताओं को इसी के साथ डॉक्टर प्रवेश विश्वकर्मा का बहुत बड़ा नमस्कार जी। आपको बता दें ये थे हमारे साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रवेश विश्वकर्मा जी, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी से। एक और हम मेहमान के साथ आपके बीच मौजूद होंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU